दोस्तों, मैं पीके सर अंश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की बात करेंगे। ठीक है, इसको आप समझिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है और उसी को घुमाना है, और उसी को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, इसी का डेरिवेशन आज की क्लास में हमको करना है। ठीक है, तो इसका फिगर आप कैसे बनाओगे? तो मैंने आपको बताया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि आपको वैद्युत बल रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे के समांतर हो, तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को ही मेंटेन करते हैं। तो आप एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए सबसे पहले समांतर रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं खींचिए जो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब आप देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और जिसकी तीव्रता क्या है? वेक्टर ई है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता वेक्टर ई है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसको घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो इसमें आप एक वैद्युत द्विध्रुव रख दो। सपोज करो थीटा कोण पर रखा है एक वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, और जो किस कोण पर रखा है, ध्यान दीजिएगा, थीटा कोण पर रखा गया है, या थीटा 1 कोण मान लीजिए, हम थीटा 1 कोण मांगते हैं। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। ठीक, अब चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 कोण पर रखा गया है। देखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो इस पर वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, कोई भी अगर वैद्युत द्विध्रुव है, जब उसको आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उस पर वैद्युत वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करता है, जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर वैद्युत वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 कोण पर रखा गया है, इसलिए ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर, बोलिए, टाउ बराबर पी साइन थीटा ना, पी साइन थीटा। आप अभी थीटा कोण मान लीजिए, बाकी भी बाद में बात करेंगे। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। ये थीटा कोण पर रखा है तो इस पर वॉल्यूम का आघूर्ण क्या हो जाएगा? टाउ बराबर पी साइन थीटा। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पी बराबर क्या है? हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और टाउ आपका क्या है? वॉल्यूम का आघूर्ण। इतनी बात सबको क्लियर हुआ? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा है। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? अब इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाना है। ठीक है, घुमाने के लिए क्या करेंगे? तो सपोज करो, मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव थीटा 1 कोण पर रखा गया है। मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? थीटा 1 कोण पर रखा गया है, और अब इसे हम घुमा कर देते हैं। क्या करते हैं? घुमा देते हैं। हम इसको घुमा दिए, ये देखिए मैंने इसको क्या किया? घुमा दिया। ठीक, पहले ये थीटा 1 कोण पर था और हमने कितना कोण घुमाया? थीटा कोण घुमाया या डी थीटा घुमाया,
कितना कोण घुमाया, या θ1 से θ2 कोण घुमा दिया। पहले ये θ1 कोण पर रखा था, फिर हमने इसको घुमा करके θ2 कोण कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको यहाँ ज्ञात करना है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक आपने घुमाया तो आपको कितना कार्य करना पड़ा, इसी की गणना करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अति सूक्ष्म बहुत छोटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। सपोज करो भाई θ1 से θ2 तक अगर आपको घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है तो वो तो बड़ा कार्य हो गया। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले अति सूक्ष्म कोण dθ घुमाएंगे और अति सूक्ष्म कोण dθ घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर लेंगे। ठीक है, जब ये मिल जाएगा तो उसका हम θ1 से θ2 तक का अवकलन कर देंगे तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना हो जाएगी। तब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे बलयुग द्विध्रुव को, ठीक है, माना द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण dθ, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म कोण dθ घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। जब आप सूक्ष्म कोण घुमाओगे तो सूक्ष्म कार्य भी करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा कोण घुमाओगे तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया जो सूक्ष्म कार्य होगा dw बराबर क्या होगा, टाउ इंटू dθ होगा। ये फार्मूला आपने देखा है, आप कक्षा 11 में जब आप पढ़े होंगे बलागुण तो उसमें ही है ये। जैसे अगर बल है तो किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात किया गया कार्य बल गुणे दूरी होता है। लेकिन अगर आघूर्ण की बात आती है तो उस कंडीशन में आघूर्ण का मतलब घुमाना। जब किसी चीज़ को घुमाते हैं तो कोण घूमता है, ठीक है, दूरी नहीं घूमता है। ठीक है, तो वहाँ पर बल जो कार्य रेखीय गति में बल कार्य रहा था, जो काम रेखीय गति में बल करता है वही काम कोणीय गति में कौन कर रहा है, बलाघूर्ण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें घुमाया जा रहा है तो यहाँ घुमाने में किया गया कार्य बल गुणे dθ। यहाँ बल का काम जैसे उसमें f करता था और यहाँ dθ का काम दूरी करता था, उसी तरह जब हम किसी चीज़ को घुमाएंगे तो बल की जगह पे बलाघूर्ण कार्य करेगा और दूरी की जगह पे कोण काम करेगा। तो हम द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण dθ घुमाने में किए गया कार्य dw बराबर क्या होगा, d टाउ dθ। किसी कोई दिक्कत, टाउ का मान उठा के रख दीजिए। टाउ का मान आपका क्या है, तो dw बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ का मान आपका है p sin थीटा dθ। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ, p sin थीटा dθ। अब हमको क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक घुमाना है। अब द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है। ठीक है, तो θ1 अब यहाँ लिखेंगे, अतः द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, इसी का समाकलन कर दीजिए। निश्चित समाकलन इसमें आपको समझना होगा, θ1 से θ2 तक। तब आप लिख लीजिए, ठीक है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य W बराबर क्या होगा, θ1 से कहाँ तक घुमा रहे हो, θ2 तक। समाकलन कर देंगे, इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, θ1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, θ2। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समाकलन में पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे सूक्ष्म कार्य क्या है, dw है, यहाँ पे आप dw रख दीजिए और फिर dw का मान उठा करके रख दीजिए। आगे आप देखिए तो आपका ये w बराबर θ1 to θ2, dw का मान रखिए, dw का मान यही है, हाँ, p sin थीटा dθ। ठीक है, अब आप क्या करिए, p को बाहर ले लीजिए तो w बराबर ये p बाहर ले लीजिए तो आपका ये p और ये θ1 to θ2 sin थीटा dθ। अब यहाँ पे आपको
समाकलन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप ये फार्मूला है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो चूंकि लिमिट इसमें है, लिमिट क्या है? थीटा 1 थीटा 2, तो ये निश्चित समाकलन का पार्ट हुआ, तो इसकी लिमिट हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। कोई दिक्कत? तो हम इतने की जगह इतना लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? W बराबर P, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे? माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या होगा? थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, निश्चित समाकलन में जब हम लिमिट रखने लगते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं और बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो पहले रख दीजिए, तो W बराबर आपका हो जाएगा P, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2, अब माइनस घटाया जाता है माइनस, फिर ये माइनस इसमें है ही है, यहाँ थीटा की जगह रखेंगे तो कॉस थीटा 1। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये P माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब आप इसको फाइनल जब लिखेंगे तो W बराबर ये आपका P, आप प्लस वाला पहले लिख दीजिए, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये चीज़ है, ये फार्मूला है किस चीज़ का? ये फार्मूला है, ये फाइनल फार्मूला है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य, या यदि आप थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक अगर आप घुमाते हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य का जो डेरिवेशन का जो फार्मूला होगा यही होगा W बराबर P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसमें ढेर सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, समझे आप? ये मानव फार्मूला है। अब इसमें ढेर सारी कंडीशन, हम उसकी बात करेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको इसकी स्थितियों के बारे में बताते हैं। इसकी जो स्थितियां हैं, ठीक है, विशेष स्थितियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। विशेष स्थितियां, इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं। जैसे अब विशेष स्थितियाँ का मतलब समझ लीजिए, द्विध्रुव को हम अलग अलग स्थिति में रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत भी हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र का समांतर है तो लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, लंबवत है तो समांतर घुमाने में किया गया कार्य। तो इसकी अलग अलग स्थिति हैं। सबसे पहले हम इसके अस्थायी स्थिति की बात करते हैं। तो अस्थायी स्थिति में यही होगा कि यदि, अब इसमें पहला हम कंडीशन लिखते हैं, यदि थीटा 1 बराबर 0 तथा थीटा 2 बराबर थीटा, हम मान लेते हैं कि जो थीटा 1 है, ठीक है, वो 0 है। तो थीटा 1 0 होने का मतलब क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव पहले वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा था, और थीटा 2 बराबर थीटा होने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर से उसको थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तब आपका क्या होगा? तब आप लिख लीजिए, तब इसी पे रखिए, W बराबर आपका क्या हो जाएगा? W बराबर P, ये आपका कॉस 0, थीटा 1 की जगह पे 0 रख देंगे और थीटा 2 की जगह पे क्या रख देंगे? कॉस थीटा। तो W बराबर ये आपका P1 माइनस कॉस थीटा। ये जानते हो क्या है? ये अस्थायी स्थिति है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की अस्थायी स्थिति है, ठीक है। यह यहाँ लिखेंगे, यह वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी स्थिति है। वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति है? अस्थायी स्थिति है, ठीक है। इसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव रहना चाहता है, ठीक है। अब हम अगली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। दूसरे कंडीशन में यदि आपका थीटा 1 इक्वल टू 0 तथा थीटा 2 इक्वल टू आप क्या रख दीजिए? आप 180 रख दीजिए। हम मान लेते हैं कि वो पहले वैद्युत क्षेत्र के समांतर था, फिर पूरा 180 अंश घुमा दिए और थीटा 2 बराबर 180। तब आपका क्या होगा? तब किया गया कार्य W बराबर आपका क्या हो जाएगा? P, थीटा 1 की जगह पे आप 0 रखिए तो कॉस 0, अब आपका फिर क्या है? माइनस कॉस
80 अंश। तो W बराबर आपका P cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। जब यहाँ -1 रखोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 1 2, ये आपका 2P हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो अगर उसको आप 180 अंश के कोण पर घुमाते हो तो जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, जस्ट दुगना होगा। ठीक है, जस्ट क्या होगा, दुगना होगा, 2Pe के बराबर होगा। हम अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। अगली स्थिति में हम सपोज कर लेते हैं कि अगली स्थिति में θ1 0 था और θ2 बराबर 90 डिग्री था। यदि θ1 बराबर 0 तथा θ2 बराबर 90, तब क्या होगा, तब आपका जो किया गया कार्य W होगा वो आपका क्या होगा, W बराबर आपका P एक cos 0 माइनस cos 90। ठीक है, या आप इसको ऐसा रखिए, θ1 को 90 रखिए, लंबवत से समांतर घुमाने में किया गया। फिर भी आप चाहे जो रखो तो ढेर सारी कंडीशन इसमें क्रिएट होंगी। हाँ भाई, वो θ1 और θ2 के मान की ज़रूरत है, बस θ1 और θ2 का जो मान है आप जैसे रखेंगे वैसे वैसे घूमेगा। वो अलग अलग कंडीशन, इसमें ढेर सारी कंडीशन बनती है, लेकिन हम यहाँ रखते हैं θ1 की वैल्यू अगर 90 रखते हैं और θ2 की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ आप 90 रखिए, यहाँ पे 90 रखिए, यहाँ पे आप 0 रखिए, तो किया गया कार्य ये आपका P बराबर, ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका W बराबर किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये इतनी कंडीशन है। ये था आज की क्लास में मैंने आपको बताया एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना। तो यही था आपका, इसकी अलग अलग स्थितियां हैं। अब इसमें आपके न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। लगभग ये इसी का अंतिम डेरिवेशन था। ठीक है।